हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में होने वाले ब्लास्ट के नतीजे में एक पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जाँ बहक और 21 जख्मी हो गए और ऐनी शाहिदीन के मुताबिक ये ब्लास्ट इस कदर शदीद था कि उसकी आवाज़ मीलों तक सुनाई दी गई, जबकि करीबी इमारतों के शीशे टूट गए और आसपास खड़ी गाड़ियों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। आईजी पंजाब इनाम गनी के मुताबिक बज़ाहिर कानून नाफिज करने वाले इदारे इस धमाके का हदफ थे, लेकिन कलदम जुमात दावा के सरबराह हाफिज सईद का मकान भी काफ़ी करीब था, इस ब्लास्ट के पास था। जब इस हवाले से आईजी पंजाब इनाम गनी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वहां तक जाने के रास्ते में पुलिस की रुकावटें थी, जिसकी वजह से ब्लास्ट जो धमाका खेज मवाद से भरी हुई गाड़ी थी वो मकान के करीब नहीं पहुंची और अब तक का इब्तदाई तज्जिया यही है कि हमला पुलिस पर किया गया। अभी तक किसी ने इस ब्लास्ट की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। ओपोजिशन रहनुमाओं शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो ने इस धमाके की मजम्मत की है, लेकिन बिलावल भुट्टो ने बड़ा अहम नुक्ता आज उठाया कि इस किस्म के वाकयात की तादाद में अब इजाफा होगा अगर अफगानिस्तान के बारे में पाकिस्तान की पॉलिसी दुरुस्त सिमत में नहीं होगी। यहाँ अहम बात यह है कि लाहौर में बड़े अरसे बाद दहशतगर्दी की ऐसी कार्रवाई रिकॉर्ड की गई है, जो कि तशवीशनाक बात है, क्योंकि गुज़श्ता कई महीनों से बलूचिस्तान में टेररिज्म की जो कार्रवाइयाँ हैं उसकी लहर में काफ़ी इजाफा देखा गया। इसी तरह कोयटा में खुदकुश धमाके के बाद अब लाहौर में ऐसी कार्रवाई बायसे तशवीश है। अफगानिस्तान में बढ़ती हुई जो बेअमनी है उसके तनाजुर में ये सूरत हाल कितनी तशवीशनाक हो सकती है, इसी पर बात करेंगे। माहिर सिक्योरिटी उमूर आमिर राना हमारे साथ मौजूद हैं और साबिक वजीर दाखिला और नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। आमिर राना साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपसे कुछ दिन पहले भी इस पर तफसीली गुफ्तगू हुई। इस एक वाक़े को दहशतगर्दी के आप किस तनाजुर में देख रहे हैं? ये जो खदशात हैं कि जैसे जैसे खुदा न ख्वास्ता अफगानिस्तान में मामलात ख़राब होंगे उसकी तपिश जो है वो हमें पाकिस्तान में इसी किस्म के वाक़यात में महसूस होगी। जी आदिल, बिल्कुल आपने एक इशारा किया है अफगानिस्तान की सूरत हाल की तरफ और इसका बारहा जिक्र किया जा रहा है और हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, पॉलिसी साज इदारे हैं, इस खदशे का मुसलसल इजहार कर रहे हैं कि अफगानिस्तान की बदअमनी के पाकिस्तान पे असरात होंगे। लेकिन ये जो लाहौर का वाक़या है इसके एक दो और तनाजुर भी हैं। अभी आपने भी जिक्र किया कि कालादम तंजीम के सरबरा हाफिज सईद के घर के करीब ये धमाका हुआ है और आपको एक हैरत अंगेज मुमासलत नज़र आएगी कि जब भी फैटफ का इजलास होता है उसके इर्द गिर्द जो है जमात दावा अचानक से खबरों में आती है। पहले तो कोई किसी मुकदमे के हवाले से आ जाती थी, लेकिन ये इस मर्तबा जो है ये बिल्कुल एक अलग से वाक़या हुआ है। इसका खदशे का इजहार तो किया जा रहा था और मेरा ख्याल है कानून नाफिज करने वालों को का अंदाज़ा भी था कि हाफिज सईद साहब के ऊपर या उनके के साथियों के हवाले से कोई इस तरह की कोई कार्रवाई हो सकती है, तो इसको इस तनाजुर के अंदर भी देखा जा सकता है। जहाँ तक इसका अगर आप कहेंगे कि ट्रेंड क्या है, तो जाहिर है कि आखिरी जो लाहौर में हमला हुआ था वो भी पुलिस के ऊपर हुआ था। यहाँ पे कुछ ऐसी तंजीमों के नेटवर्क भी हैं जिनका ख़ास टारगेट जो है कानून नाफिज करने वाले इदारे रहे हैं। कोयटा की तरफ आपने इशारा किया, अफगानिस्तान का भी, लेकिन अभी तो तब जैसे ही आगे तहकीकात बढ़ेंगी उससे पता चलेगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी जो कॉन्टेक्स्ट है इसका फैटफ के इजलास को बिल्कुल जहन के अंदर रखना चाहिए। अफगानिस्तान का जो मामला है उसकी सूरत हाल है और वो एक बड़ा ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट है, उसके हवाले से अलग से भी बात हो सकती है। ठीक, अच्छा आमिर राना साहब, फैटफ का आपने भी तस्करा कर दिया और इजलास भी हो रहा है और यकीनी तौर पर जो अफगानिस्तान के तनाजुर में अमेरिका और पाकिस्तान की बातचीत भी हो रही है और राब्ते वगैरह भी हैं। क्या ये चीज़ें कैसी डेवलप होती आप देख रहे हैं? क्या अगर अफगानिस्तान में उस तरह से हमने कर दिया जो कि अमेरिका चाह रहा है, या उनको बेसिस तो अब रूल आउट हो गए हैं, लेकिन ये सिचुएशन किस तरफ आपको डेवलप होती दिख रही है? क्या अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात उस तरफ जा सकते हैं कि फैटफ का मामला भी हल हो जाए और अफगानिस्तान में भी थोड़ा सा हमें अमन देखने को मिले, या इट्स टू अर्ली टू से दैट? देखिए, पाकिस्तान के अंदर एक सबसे बड़ा मसला जब से भी ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मसला शुरू हुआ है,
इसको पाकिस्तान ने हमेशा एक सियासी और सफारती तनाजुर के अंदर देखा है और पूरी कोशिश की है हमेशा से कि इसको सफारती और सियासी तौर पे हल किया जाए। उसमें कई अभी तक कामयाबी हुई और कभी सऊदी अरब, मलाइशिया, तुर्की और चाइना, इनमें से 3 जो ममालिक हैं पाकिस्तान की हमायत करते रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान अभी तक ग्रे लिस्ट में है। लेकिन जो फेटफ का अभी तक जो पूरा फोकस है, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से कोई इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सेज स्ट्रांग होने चाहिए। और अभी जो 2-3 नुकात हैं जिसके ऊपर अभी बात होगी, उसमें एक खास नुक्ता जो इस आज के हमले के हवाले से भी है, वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन के तहत जो इंडिविजुअल्स हैं, तंजीमें हैं, कहते हैं कि आपने पाबंदी लगाई है, उसका आपको प्रूफ देना है कि आगे प्रोसिक्यूशन कैसे हुई है, उनको ठीक। कैसे उनको बैन किया गया है, इंडिविजुअल्स की क्या सूरत हाल है, केसेस। तो ये इस किस्म कुछ, मेरा ख्याल है कि उसको पाकिस्तान ने कोशिश तो बहुत की है और ख़ास तौर के ऊपर स्टेट बैंक और एफएमयू ने खासी इसके अंदर काविशें तो की हैं, लेकिन इसको पाकिस्तान को सफारती मसले के साथ साथ इसको अपना एक टेक्निकल इशू के तौर पे भी देखने की ज़रूरत है और अपने इंस्टीट्यूशन रिस्पांस को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। हाँ, अमेरिका क्या रिलीफ देगा? मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा तवक्को हम अमेरिका से कर रहे हैं कि फेटफ के अंदर जाके वो पाकिस्तान को कोई, एक तो उसका वहाँ पे वीटो नहीं है और दूसरा अमेरिका जो है अपने नेटो अलाइज के साथ, यूरोप के साथ खड़ा होगा और जिनके कुछ कंसर्न्स पाकिस्तान के हवाले से बहरहाल हैं। लेकिन चांसेस यही हैं कि पाकिस्तान को उस तरह की सख्त वार्निंग इस मरतबा नहीं मिलेगी जो पिछले और उससे पिछले इजलास में मिलेगी। तो इसको पाकिस्तान अपनी सफारती कामयाबी भी कह सकता है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए बहुत सारे इकदाम करने पड़ेंगे। अफगानिस्तान के जो हैं उसको हम इस टेक्निकल इशू के साथ नहीं जोड़ सकते, इसको बड़े हमें स्ट्रेटेजिक और जो इलाके सियासी तनाजुर के अंदर भी देखना पड़ेगा। बिल्कुल, आप से बात हो रही थी, आप वहाँ पे मौजूद थे, बाकी हमारे दोस्त भी। तो इसका एक बड़ा ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट है, इसका चीन का है, ईरान है, सेंट्रल एशिया और पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी है। तो ये तमाम डायमेंशंस हैं। मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं और आपके प्रोग्राम इसको ज़ेर बहस लाते हैं और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि ये फर्दर अनफोल्ड होगी तो और बड़े एक अजीब और बल्कि कहिए कि दिलचस्प जो है इलाकई और आलमी मंजरनामा इस हवाले से तश्कील तो इसको लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा। आमिर राना साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ऐसा वज़ीर दाखिला आप रहे हैं, पंजाब के मामलात को काफ़ी करीब से आप देखते हैं, ख़ुद भी आप एक्सट्रीमिज़म का शिकार भी हो चुके हैं। लाहौर में जो वाक़या हुआ उसमें आपको क्या नज़र आ रहा है? क्या आप समझते हैं कि ये वन ऑफ है या खुदा न खास्ता जो अफगानिस्तान की सूरत हाल जिस तेज़ी से बदल रही है, हमें उन लाइन्स पे भी सोचना चाहिए? अब आदिल, देखिए, बहुत देर से हम ये बात उजागर कर रहे हैं कि पाकिस्तान के गिर्द जो ख़तरात मंडला रहे हैं और ख़ास तौर पे जो अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौज के इनखला के बाद की सूरत हाल है, ये इस तरह है कि जैसे आप एक जहाज़ की राइड में हवाई जहाज़ में जा रहे हो तो एक टर्बुलेंट फेज़ आता है जिसमें काफ़ी धचके भी लगते हैं। तो हम भी एक टर्बुलेंट पीरियड की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें सिक्योरिटी के ऊपर काफ़ी दबाव आएगा। और आपने देखा कि ये अब हाल ही में नहीं बल्कि कुछ अरसे से बलूचिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे और जो खैबर पख्तूनख्वा के ट्राइबल एरियाज़ हैं वहाँ पे काफ़ी बदअमनी और ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। और अब ये पंजाब में लाहौर के अंदर इस तरह का वाक़या होना एक बहुत गैर मामूली बात है। मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत का अलमिया ये है कि ये नहायत ही गैर संजीदा हुकूमत है और प्राइम मिनिस्टर के जहन में सवाए ऑपोजिशन फोबिया के और एक इंतकामी सियासत के कोई और एजेंडा नहीं है। ना उनको मुल्क की मईशत के बारे में कोई दिलचस्पी है, ना उनको मुल्क की सिक्योरिटी के बारे में कोई दिलचस्पी है, ना ही खारजा पॉलिसी के बारे में दिलचस्पी। आप अगर पिछले 3 सालों में तजिया करें तो उन्होंने सबसे ज्यादा इजलास अपने तर्जुमानों के साथ किए हैं। वो समझते हैं कि हर मसले का हल सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग के जरिए हो सकता है। देखिए, ये वो इश्यूज हैं कि जो हमें किसी हुकूमत से बालातर होके कौमी सतह पर देखने की जरूरत है। और कई ऐसे मरहले आए कि जहां पर वजीर आजम को अज खुद कौमी क़यादत को एतमाद में लेना चाहिए था, लेकिन वजीर आजम ने किसी भी मौके पर अपोजिशन के साथ बैठने से ना सिर्फ गुरेज किया बल्कि उसको बहुत नफरत के साथ धत्कारा। तो इस तरह तो ये मुल्क के मसाइल हल नहीं हो सकते। और फिर एक बहुत अहम बात है कि जो हमारे सिक्योरिटी के इदारे हैं और बिलखुसूस जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है जिसने
दहशत गर्दी के खिलाफ बहुत गरां कदर खिदमात हमारे हुकूमत के दौरान सरअंजाम दी थी, इन इदारों को वजीर आजम ने ऑपोजिशन के खिलाफ झोंका हुआ है और ये इनसे काउंटर टेररिज्म या सिक्योरिटी की ड्यूटी से ज्यादा पॉलिटिकल असाइनमेंट्स और पॉलिटिकल टास्किंग हो रही है सिक्योरिटी इदारों की। तो जब आप उनकी जो तवज्जो है वो बजाय सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म के पॉलिटिकल टास्किंग में लगा देंगे कि अब आपने जीबी का इलेक्शन लड़ना है, अब आपने आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में मुदाखलत करनी है, अब आपने ऑपोजिशन के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाने हैं, तो आप मुझे बताइए कि फिर सिक्योरिटी कौन देखेगा? अच्छा, ऐसा इकबाल साहब बड़ी तफसील से आपने बात की, लेकिन देखें अगर हम इश्यूज की बात करें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर, तो आप लोग कह रहे हैं अपोजिशन के एपीसी बुला रहे हैं, बाकी अहम मामलात आर्मी चीफ की एक्सटेंशन पर आप सारी जमातें अपोजिशन हुकूमत सारे मुतफिक हो सकते हैं। क्या अब वक्त आ चुका है कि खारजा पॉलिसी और खुसूसन अफगानिस्तान में जो लावा पकता नजर आ रहा है, कुछ तजावीज़ आपकी तरफ से भी आनी चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से भी आनी चाहिए, कुछ एपीसी आप इस पे भी बुलाएं, हुकूमत और अपोजिशन सर जोड़कर बैठे? जी, आपने दुरुस्त कहा कि ये एक बहुत बड़ा कौमी चैलेंज है और देखिए इसलिए पीडीएम ने मुतालबा किया है कि पार्लियामेंट को सिक्योरिटी के इदारे और वजारत खारजा ब्रीफ करे कि अफगानिस्तान से अमेरिका के इनखला के बाद हमारे लिए सफारती महाज पे और सिक्योरिटी महाज पे क्या चैलेंजेस हैं और हुकूमत के पास उनसे निपटने का क्या लाहे अमल है। और ये तकरीबन हम 1 माह से इसका मुतालबा कर रहे हैं, बल्कि जब से अमेरिका ने अफगानिस्तान से निकलने का ऐलान किया है उस वक्त से हम कह रहे हैं। लेकिन आप देखिए ना, हमारी बदकिस्मती कि हमें हुकूमत से कुछ नहीं पता चलता, पार्लियामेंट को कुछ नहीं पता चलता। किसी दिन वजीर आजम साहब किसी गैर मुल्की टीवी चैनल को इंटरव्यू दे देते हैं, उससे कुछ पता लग जाता है। किसी दिन ब्लूमबर्ग में कुछ छप जाता है, उससे पता लग जाता है। किसी दिन किसी और गैर मुल्की जरीदे में कोई खबर छप जाती है, या यूएस सेनेट के अंदर अमेरिका का कोई अहलकार अपनी टेस्टिमनी देता है, उससे हमें कुछ पता लगता है कि क्या हो रहा है। हमें हुकूमत कोई ना चीज शेयर करती है, ना पार्लियामेंट के साथ उसको इत्मीनान में लेती है। इसलिए हम मुतालबा कर रहे हैं और हुकूमत को फिलफौर पार्लियामेंट को इत्मीनान में लेना चाहिए, वजारत खारजा भी इत्मीनान में ले और सिक्योरिटी के इदारे भी इत्मीनान में ले कि पाकिस्तान के लिए क्या चैलेंजेस हैं और इनके पास उनका क्या हाल है। चले ऐसा इकबाल साहब आपसे गुफ्तगू जारी रखें। नाज़रीन, वक्त चाहता है ब्रेक, के बाद आपसे दोबारा मुलाकात। वेलकम बैक नाज़रीन। साबिक वज़ीर दाखिला और नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद है। एहसन साहब, एपीसी बुलवानी थी, शहबाज शरीफ साहब ने, बिलावल और मौलाना साहब भी मुतफिक थे, हिमायत थी, अभी तक कोई टाइम लाइन नहीं आई। क्या आप मनसूख कर रहे हैं, मुलतवी कर रहे हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की अगर बात हो? नहीं, इसमें तमाम से बात हो गई है, उन सब ने असूली इत्तफाक किया है। उनकी कुछ कमिटमेंट्स हैं जिनकी वजह से इसमें थोड़ी ताखीर हो रही है, लेकिन जो ही इस्लामाबाद में सारी लीडरशिप इकट्ठी होगी अनकरीब हम ये एपीसी करेंगे, चूंकि ये बहुत अहम मामला है। आप ये देखिए, इंतखाबी कवानीन एक ऐसा मसला है कि जिसपे हमेशा कौमी इत्तफाक राय से कोई तब्दीली की जाती है, और यहाँ पर भी हुकूमत को जब तकरीबन 10 ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त हुई तो यूं लगता है कि वो यकतरफा तौर पे इलेक्शन के निज़ाम में कुछ तब्दीलियां ला के अगले इलेक्शन को चुराने की स्कीम बनाना चाहते हैं। और अगर ऐसा वो करने की कोशिश करेंगे तो इलेक्शन को अभी होने से पहले ही मुतनाज़ा बना देंगे। लिहाजा इस पर अपोजिशन की तमाम जमातें यकसू हैं कि हम हुकूमत को ऐसा नहीं करने देंगे। अगर कोई तब्दीली करनी है तो वो इत्तफाक राय से होनी चाहिए, और नेक्स्ट इलेक्शन की जो ट्रांसपेरेंसी है, जो फेयरनेस है, जो उसका आज़ाद और मुनसिफाना होना है, उस पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जा सकता। अच्छा सर, जरदारी साहब कल परवेज इलाही साहब से मिले, मंजूर वट्टू से आज मिले, क्या इन लाइन्स पर आपसे कोई बात हुई? आगे बजट भी आना है, खुसूसन पंजाब का बजट कि जी मुस्तरद करवा देते हैं मिलकर, कुछ मामलात? जरदारी साहब की जो पॉलिटिक्स है उसका हमारे से कुछ ज्यादा लेना देना इसलिए नहीं है कि 2000 जो पिछला 18 का इलेक्शन था और इससे पहले 2013 का जो इलेक्शन था, इसमें उनका वोट बैंक रिवोल्ट करके पीटीआई की तरफ चला गया। पीटीआई का जो वोट बैंक है उसमें तकरीबन 80% एक्स पीपीपी वोटर है, और अब जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी ने
पीटीआई से अपना वोट बैंक वापस लेना है, क्या वो ले सकते हैं या नहीं ले सकते। जहां तक मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक है वो सॉलिड है लाइक ए रॉक। उसने 2008 के इलेक्शन में, 13 के इलेक्शन में और 18 के इलेक्शन में साबित किया कि उसमें कोई डेंट डाल नहीं सका, और वो सारी साजिशें जो उसमें डेंट डालने की गई वो भी नाकाम हुई। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अगले इलेक्शन के हवाले से अब जरदारी साहब और उनके जो पुराने हलीफ हैं वो मिल रहे हैं। पीटीआई के जो हलीफ हैं वो भी परेशान हैं, वो भी चाहते हैं कि कोई नया लेबल मिले अगले इलेक्शन के लिए, क्योंकि पीटीआई के नाम पर अगला इलेक्शन जो है वो बहुत महंगा पड़ेगा हर उम्मीदवार को, उसकी शिकस्त यकीनी होगी, क्योंकि जो कुछ उन्होंने अवाम के लिए महंगाई की सूरत में, करप्शन की सूरत में और बेरोजगारी की सूरत में असरात दिए हैं, उससे लोगों में बहुत ज्यादा रद्द-ए-अमल है। एहसन इकबाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, एहसन साहब से भी हमने पूछा इलेक्शन रिफॉर्म्स के मामले पर बड़ा एक इशू बना हुआ है, ओवरसीज पाकिस्तानीज भी परेशान है इस पर। तफसीली गुफ्तगू इस पर करेंगे कि गवर्नमेंट कहाँ खड़ी है, कहाँ तक ये मामला पहुंचा। वज़ीर-ए-आज़म के मानसूसी शहबाज गिल हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। इलेक्शन रिफॉर्म्स के मामले पर हुकूमत में ना मानू वाला रवैया अपनाया हुआ है। एक तरफ इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात को यकसर मुस्तरद करते हुए यहाँ तक मामलात जा चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन और हुकूमत इस वक्त आमने सामने खड़े नज़र आ रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब अपोजिशन के साथ भी मामलात जो हैं उस तरह से, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, उसमें अपोजिशन ने अपनी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है वो बुला ली है। अब हो रहा क्या है, ना हुकूमत मान रही है ना अपोजिशन मान रही है, लेकिन इसमें ज़्यादा जिम्मेदारी हुकूमत की है, क्योंकि हुकूमत ने ही मामलात को आगे लेकर चलना होगा, या पार्लिमान जिस तरह से चलाना है, या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है। आज इसी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेकर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने मुजाहरा भी किया, लेकिन बात यही फिर की जाती है कि अपोजिशन जमातें, खुसूसन कराची की एक मिसाल दी जाती है कि हर हफ्ते एक ना एक वफाकी वजीर वहाँ पे जाके और पीपल्स पार्टी पर को ललकार रहा होता है। तो इसी पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के तर्जुमान और मखसूसी शहबाज गिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि ओवरसीज़ फोरम के शरीक चेयरमैन राजा शाहिद रजा साहब भी हमें आगे चलकर ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर साहब, पहले तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कराची से शुरू करेंगे। आप वहां पे गए, उससे पहले फवाद चौधरी साहब गए, उन्होंने कहा तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आगे बननी है। ये तो चलें एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो गई, लेकिन अगर आप ये कहें कि जी इतने हज़ार अरब रुपए सिंध को दिए उसका आप हिसाब मांगे, या 18वीं तरमीम में उनको जो इख्तियारात दिए वो परफॉर्म नहीं कर रहे। देखिए, एक मैकेनिज्म है, उन्होंने जितने पैसे लगाए उसका हिसाब किताब एक सिस्टम के तहत उनसे होगा। तो ये मामलात क्यों, चूंकि आपको आगे रिफॉर्म्स में पीपल्स पार्टी की भी ज़रूरत है, नून लीग की भी है, मफामत से ये चीज़ें आगे क्यों नहीं बढ़ सकती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल, आपका बहुत शुक्रिया। आदिल, देखिए, बात यह है कि पीपल्स पार्टी का एक वतीरा है कि वो जब से जरदारी साहब उसके ऊपर सवार हुए हैं तो वो सिंध कार्ड खेलते हैं, और इसी वजह से वो सुकड़ के अंदरूने सिंध की जमात रह गई है। और बदकिस्मती की अब बात यह है कि जो अंदरूने सिंध में लोग हैं वो उनके भी जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं या उनके जो आप ये कह लें कि जो उनके हकूक़ हैं उनको वो पूरा करने के लिए तैयार नहीं हैं। जैसा कि आपको बार बार नज़र आता है कि सिंध में तकरीबन पिछले साल भी 750 लोगों की डेथ हो गई कुत्ते के काटने की वैक्सीन ना होने की वजह से। इन सारे हालात में जब वो बार बार फेडरल को कोसते हैं, वफाकी हुकूमत को कोसते हैं हर उस चीज़ पे जिसका ज़िम्मेदार वो खुद हैं, वो हेल्थ हो, वो पुलिस हो, वो एजुकेशन हो, हर चीज़ पे वो खुद ज़िम्मेदार हैं, लेकिन वो बार बार मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं इस पर वफाकी हुकूमत को। तो फिर उन्हें जवाब देना होता है, उन्हें आईना दिखाना होता है, उन्हें बताना होता है कि आपका अपना ADB जो था, आपकी अपने डेवलपमेंट का जो आपका अपना बजट था, आपने 155 अरब का रखा, लेकिन आप खर्च कर सके सिर्फ 100 अरब। हर चीज़, पुलिस, हेल्थ, एजुकेशन, किसी चीज़ पे जो पैसे आपने खुद रखे आप उसे पूरी तरह खर्च नहीं कर सके। आपको उन्हें उनका आईना दिखाना पड़ता है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत ने हमें
कोरोना की वैक्सीन नहीं लेने दी। मैंने आज भी स्टेटमेंट दी कि मुराद अली शाह साहब गलत बयानी से काम ले रहे हैं। मेरी मौजूदगी में 4 महीने पहले इन्होंने ये बात की थी और डॉक्टर फैसल सुल्तान ने वहीं मीटिंग के अंदर इन्हें करेक्ट किया था कि आप ये गलत बयानी कर रहे हैं, किसी सूबे को एनओसी की इजाज़त नहीं है, यू आर फ्री टू गो एंड बाय कोविड वैक्सीन। और बल्कि डॉक्टर फैसल सुल्तान और असद उमर साहब ने कहा था कि प्लीज़ अगर आपको कहीं से मिलती है तो ज़रूर खरीदिए, लेकिन उन्होंने एक टीका वैक्सीन का नहीं खरीदा, लेकिन मुल्क को फिर 20 अरब का टीका लगा दिया। इनका बजट देखें तो उसमें कहा 20 अरब खर्च कर दिया हमने कोविड के ऊपर। वो फिर पूछना पड़ेगा वो कहाँ किया, क्योंकि अवाम का पैसा है, भले वो 18वीं तरमीम से हो, 20वीं से हो, 10वीं तरमीम से हो, एंड ऑफ द डे वो अवाम का पैसा है। अपनी जगह आप बिल्कुल पूछे उनसे, लेकिन यहां पे देखिए ना, बाज इश्यूज पे आपको कंसेंसस पैदा करनी है। अब ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स वाला मामला है, कंट्रोवर्सीज जनरेट हो चुकी हैं, ये ओवरसीज पाकिस्तानी बेचारे इलेक्शन कमीशन के सामने आज मुजाहरे कर रहे हैं। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट पे आनी है कि अहम इश्यूज पर अगर आपको पीपल्स पार्टी और नून लीग को साथ लेके चलना है, वो भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो भी वोट लेके आए हैं, तो फिर थोड़ा सा टेम्परेचर को नीचे रख के और ये तमाम मामलात आपने हल करने होंगे, चाहे हमारी सिक्योरिटी खारजा पॉलिसी है, अफगानिस्तान के मामलात हैं, नेशनल इंटरेस्ट के बाकी मामलात हैं, ईसीपी के मामलात हैं। इसको अब ईसीपी के मामलात को कैसे आप आगे बढ़ाएंगे अगर टेम्परेचर जो है इतना हीट एंड अप हो चुका है? देखिए, 2 बातें हैं ज़हन में रखिए। एक तो ये है कि हमारा उनसे क्या कोई ज़ाती लड़ाई है? बिल्कुल नहीं। हमारी उनसे इंटेलेक्चुअल लड़ाई है, नज़रिए की लड़ाई है। और अगर हम उनसे मिल बैठ के मेल मिलाप करके चीज़ें करेंगे तो वो मुमकिन इसलिए नहीं है कि उन्होंने सबसे पहले तो एनआरओ मांगना है। सबसे पहली चीज़ तो उन्होंने कहना है कि हमें एनआरओ दे दें, और वो हमने देना नहीं। उनके साथ कभी भी एक पेज के ऊपर हम कभी भी मिल मिला के चीज़ें नहीं कर सकते, क्योंकि उनका और हमारा किबला सियासी जो है वो बहुत फ़र्क है। इसलिए हम असूलों के ऊपर अपनी जगह पर हैं। हाँ, जो कौमी इश्यूज़ हैं उन पे हम उनसे इंगेज भी करते हैं, दावत भी देते हैं, लेकिन कौमी इश्यूज़ का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम जो एहतसाब का अमल है या जो दूसरी लूट मार हुई है उसके ऊपर चुप कर जाएं या उनके साथ कोई कॉपरेशन कर लें। उस पर नहीं हो सकता। ठीक, लेकिन डॉक्टर साहब, आप बार बार ये जो एक, मुझे तो अब रेट्रिक इसलिए लग रहा है, आई एम सॉरी कि जी एनआरओ नहीं देंगे, नवाज शरीफ बाहर, शहबाज शरीफ बाहर, आज ख्वाजा आसिफ की जमानत हो गई, शाहिद खाकान बाहर, मिफ्ता इस्माइल बाहर, एहसन इकबाल बाहर, अब साद रफीक बाहर, जरदारी साहब बाहर, ये आप एनआरओ नहीं दे रहे और वो सारे निकल आए हैं, कोई कुछ उन पे साबित नहीं हुआ अभी तक? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं, ऐसा ना करें। आपको भी बहुत अच्छी तरह से पता है और मुझे भी बहुत अच्छी तरह से पता है कि ज़मानत मिलने का मतलब ये नहीं होता कि आप उस मुकदमे से बरी हो गए हैं। ज़मानत मिलने का मतलब ये है कि आपकी प्रोसिक्यूशन ने उतनी तेज़ी से वो केस आगे फ़ाइल नहीं किया। अक्सर अदालतें उन्हें इस बुनियाद के ऊपर ज़मानत देती हैं। हमने तो ज़मानत नहीं दी, पहली बात है, अदालत ने दी है। केसेस वहाँ मौजूद हैं। अब ये सारे केसेस कोई इनमें से भी हमने नहीं बनाया हुआ, ज़्यादातर तो ये सारे इनके बनाए हुए केसेस हैं। और ये सियासी केसेस नहीं, बल्कि इनके अपने अकाउंट्स में, इनके ड्राइवर्स के अकाउंट्स में अरबों रुपए आए हुए हैं। तो जवाब तो इन्होंने देना है। अब अगर हमारे अदालती निज़ाम के सकम की वजह से ये बाहर आ जाते हैं तो आप हमें कहेंगे कि आपका इसमें कसूर है। हमारा कसूर नहीं है, हम मुकमका नहीं करेंगे। बाकी जो निज़ाम है पूरा, उसको आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। कुछ साबित नहीं कर पा रही, ये वजह है। अदालतें तो उनके साथ नहीं हो सकती, अदालतें तो बायस नहीं है और बैलेंस हैं, अपने फैसले करते हैं, किसी के साथ हैं। लेकिन आपको ये पता है कि हमारे मुल्क में प्रोसिक्यूशन के प्रॉब्लम्स हैं। हमारे मुल्क में बहुत सुस्त रवि है अदालती निज़ाम की, और उस वजह से टेक्निकल बुनियादों पे ये कई दफ़ा बाहर आ जाते हैं। लेकिन इनके जो केसेस हैं उसमें इनके लिए बरी होना नामुमकिन है ऑलमोस्ट, क्योंकि इन्होंने बहुत ही अन्य जो अंधाधुंध है ना वो करप्शन की हुई है, और उसके बड़े ही मुसद्दका जो है सबूत वो पड़े हुए हैं। और वो आपके पास भी है, आपको पता है किस तरह से डिफरेंट अकाउंट्स में पैसा जमा हुआ है। जो लोग कभी अपने घर से बेचारे 100 किलोमीटर दूर कभी सफ़र नहीं किया, उनके अकाउंट में बाहर से हुंडी के थ्रू पैसा आया हुआ है। वो डॉक्टर साहब, मेरे पास वही चीज़ें हैं जो नैब दे देता है मीडिया को, या वो है, बाकी अब फैसला तो हमने नहीं करना। अच्छा, ईसीपी की हम बात करें सर, मैं खुद भी और आप भी, हम ओवरसीज पाकिस्तानीज़ का हिस्सा रह चुके हैं, खुद भी बाहर हमने टाइम गुजारा हुआ है। ये लोग वोट का हक मांग रहे हैं, लेकिन ओपोजिशन का एतराज़ ये है, खुसूसन जो मिड ईस्ट में हमारे लाखों पाकिस्तानी वहाँ पर लेबरर्स हैं, वो हैं कि जी जो वोट का वो सिस्टम होगा, कफील उनको इफ़ेक्ट कर सकेगा, असरअंदाज हो सकेगा उनकी चॉइस पे। फिर ये है कि हैक हो जाएगा सिस्टम आई वोटिंग वाला। ये जो वैलिड एतराज़ात हैं, इनके जवाब गवर्नमेंट उनको क्यों नहीं देती, बजाय ये कि ये मुजाहरे किए जाएं और उनसे टसल लिया जाए, उनको मुतमईन करवा लें ना। सब चीज़ों के बार बार, पहली बात तो ये मुझे बताइए
कि जब उन्होंने अभी तक वोटिंग मशीन को देखना ही पसंद नहीं किया तो जवाब कैसे दें उन्हें? आप मुझे सवाल का जवाब दें। उन्हें बार बार इनवाइट किया गया। नहीं सर, वो तो ईवीएम है ना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन डिफरेंट है। आई वोटिंग जो ओवरसीज पाकिस्तानी गए उस पे तो वो डिफरेंट है। ईवीएम को शायद उसके लिए कई तरीके बनाए जा सकते हैं उस वोटिंग के। आप डाक के थ्रू कर सकते हैं, उसके ऊपर अंगूठे का निशान लगा सकते हैं। आप महीना पहले उनसे वोट डलवा लें, असेंबली आपकी एम्बेसी के अंदर वो आके सील हों और वहाँ पर वो वोट जो है वो पाकिस्तान ट्रांसफ़र किए जाएं। आप उसे जो है वो अंगूठे का निशान उसके ऊपर लगवाएं ताकि बाद में आप उसे टेस्ट कर सकें। बहुत सारे तरीके उसमें किए जा सकते हैं। ID कार्ड हो, वीडियो बनाएं वहाँ पर लोगों की जो वोट डाले, तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के। वो तो फिर बैठ के मोडेलिटीज़ तय की जा सकती हैं। ये तो सिर्फ जब आपने ना करना हो कोई काम, मैं ना मानूं वाली बात है, तो वो वाली बातें ये हरकतें कर रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसको हक देना पड़ेगा। वो बेकारी नहीं है, वो इस मुल्क का हिस्सा है। वो बहुत खून पसीने की कमाई से कमाई करके इस मुल्क में लाते हैं। उनके बीवी बच्चे बहन भाई ज़्यादातर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के यहीं रहते हैं। 80% ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उन्हें ना कहीं से नेशनैलिटी कभी मिलनी है ना मिल सकती है। वो सिर्फ मजदूरी करने के लिए बाहर गए हुए हैं, टेम्परेरीली उन्होंने वापस आना है। उनको वोट का हक उनका हक है और वो दिया जाना चाहिए। ठीक, डॉक्टर शहबाज गिल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। तो कंटिन्यू करेंगे। ओवरसीज फोरम के शरीक चेयरमैन राजा शाहिद रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राजा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आज आपने प्रोटेस्ट भी किया इलेक्शन कमीशन के सामने, लेकिन ओपोजिशन पार्टीज का यहाँ पर एतराज़ है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को अगर वोट का हक देंगे, एक तो जो आई वोटिंग है उस पर सिक्योरिटी खदशात हैं, वो हैक हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, रिगिंग हो सकती है। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि यूरोप और अमेरिका तो चले छोड़े, जो सऊदीज या मिड ईस्ट में पाकिस्तानी लेबर्स रहते हैं उनको इन्फ्लुएंस किया जाएगा कि किसको वोट देना है किसको नहीं देना। तो ये एतराज़ात हैं उसके, आप क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं आदिल भाई आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे इस बात का जवाब देने का मौका दिया। असल में जो अपोजिशन है वो जो हीले बहाने तलाश कर रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। आज जो दौर है ये जदीद मीडिया का और सोशल मीडिया समझ लें जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है। इसमें बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं कि जिससे सही वोट कास्ट हो सकता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊंगा कि ये PTI की जो एक पार्टी इलेक्शन होते हैं वो भी एक वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी के ज़रिए टेक्स्ट मैसेजिंग के ज़रिए वोट होते हैं, और भी ऐसी जो नई मशीनें हैं वो इतनी कारआमद हैं कि उस पर कोई शक व शुबा नहीं होता। असल में वजह ये है कि अपोजिशन को ये ख़तरा है कि शायद ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो 100% वोट जो है PTI को कास्ट करेंगे। ये ख़दशा उनको ऐसा है, और बाज़ हलकों में ओवरसीज़ वोट इतना ज़्यादा है कि वो फतह और शिकस्त में किरदार अदा कर सकते हैं, जिसके सबब ये ऐसे बहाने और हीले तलाश कर रहे हैं। आज हमारा जो ओवरसीज़ का प्रोटेस्ट था उसका मकसद भी ये था, हम बाखबर थे कि कौमी असम्बली से बिल पास हो चुका है, सेनेट में बिल जा रहा है और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद कराना है। तो जो इनके खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अगर इनको ये पता होता कि इमरान खान को शायद PTI को बेनिफिट नहीं जाना तो ये ऐसा ना करते। लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं हर सियासी जमात से उनका तल्लुक़ है, वो ज़्यादा PTI से हों या दूसरी किसी जमात से हों, लेकिन वो पाकिस्तान के। राजा साहब, मुझे ये बताइएगा मुख्तसरन कि जिस मुल्क में भी पाकिस्तानी लाखों की तादाद में बाहर हैं, वहाँ की पॉलिटिक्स में भी बड़ी दिलचस्पी लेते हैं। और अब इंडिया का अगर देख लें, इंडिया में भी ओवरसीज पाकिस्तानी वो तो आप नेशनैलिटी एक ही रख सकते हैं। यहाँ पर क्यों इंटरेस्टेड होंगे आपके ख्याल में ओवरसीज पाकिस्तानीज? क्योंकि वो रहते वहाँ पर हैं, उनके बच्चे हैं, बास तो 2-2 3-3 नस्लें वहाँ पर हैं, तो क्यों उनको वोट का हक दिया जाए? क्या इंटरेस्ट उनको क्या है यहाँ पर, यहाँ की पॉलिटिक्स में, जब 2-2 साल से बाहर वो रह रहे हैं? अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ हैं और दुनिया के दूसरे जो ओवरसीज़ हैं उनमें एक थोड़ा सा फ़र्क ये है कि पाकिस्तानी जो भी ओवरसीज़ है वो जब पाकिस्तान से जाता है तो वो उसका दिल चाहता है कि मैं वापस अपने मुल्क में जाऊं, यानी कि वो उधर भी सेटल होना ज़्यादा देर नहीं चाहता और अपने बच्चों मुस्तकबिल के लिए वो परेशान रहता है। लेकिन मैं साथ में जब आप इस किस्म की मिसालें देते हैं तो एक दूसरी मिसाल भी ले ले। मिसाल के तौर पर मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ और पला बड़ा पाकिस्तान में, और रोज़ी की तलाश में मैं दयारे गैर में गया।
लेकिन दियार गैर में सिटीज़न हासिल करने के बाद वो मुल्क मेरे पे पाबंदी नहीं लगाता कि यार अपनी जो मदरलैंड है उसकी नेशनैलिटी छोड़ो, बल्कि इनको क्या प्रॉब्लम है, या तो ये इंडिया की तरह ये कह दे कि भाई आप एक नेशनैलिटी डबल नेशनैलिटी रख ही नहीं सकते। हमें भी पता हो कि हम बिल्कुल हमारा पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है जिन्होंने नेशनैलिटी लेना है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ, आप जैसे जय्यद सहाफ़ी जो हैं उनको इस बात का ख्याल है, और आप जैसे पढ़े लिखे लोग जो हैं इस बात को देखें कि अगर आज ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिन पे इनकी 0% सरमायाकारी है वो मुल्की मईशत में किरदार अदा ना करें तो मुल्क अल्लाह ना करे दिवालिया के करीब है। चले राजा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त पे चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात। वेलकम बैक नाज़रीन। पुश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक सेनेटर उस्मान काकड़ साहब का कराची में इंतकाल हुआ, जो कि सर पर चोट लगने से कई रोज़ से तशवीशनाक हालत में ज़ेर इलाज थे। उनकी फैमिली ने सेनेटर उस्मान काकड़ की मौत जो है उन पर कुछ शकूक शुबात का इजहार करते हुए उनके पोस्टमार्टम और तहकीकात का मुतालबा किया था, जिसके बाद जिना हॉस्पिटल में उस्मान काकड़ का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक काकड़ साहब के जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं था और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर सर्जरी या कैनुलस के निशानात थे जब उनका इलाज हो रहा था, जबकि पैथोलॉजी के लिए कई नमूने ले लिए गए हैं। हॉस्पिटल ज़राए के मुताबिक उस्मान काकड़ की मैयत के कुछ नमूने जो हैं जिस बॉडी के, वो अहले खाना के हवाले भी किए गए हैं, जो वो अपने तौर पर भी चेक करवा सकते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक उस्मान काकड़ की मौत की हतमी वजह पैथोलॉजी रिपोर्ट से सामने आएगी। आज मरियम नवाज शरीफ ने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि उस्मान काकड़ की मौत पर अगर सवाल उठ रहे हैं तो तहकीकात होनी चाहिए और यकीनन होनी चाहिए। हमारे साथ जिना हॉस्पिटल में उनका पोस्टमार्टम करने वाली एडिशनल पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैयद मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जब काकड़ साहब को कराची लाया गया तो क्या उनका सिचुएशन क्या थी, उस बारे में ज़रा बताइएगा। काकड़ साहब की मेडिको लीगल सर्टिफिकेशन कराची में तो नहीं हुई है। ही वॉज ब्रॉट टू अस आफ्टर ही एक्सपायर्ड और फिर हमने उनका पोस्टमार्टम किया है। एंड हैविंग सेड दैट, मुझे ये भी नहीं पता कि वेदर उनकी मेडिको लीगल सर्टिफिकेशन क्वेटा में आफ्टर दिस इंसिडेंट, दैट इज़ प्रायर टू हिज एडमिशन टू एनी हॉस्पिटल, हुई थी या नहीं हुई थी। अच्छा डॉक्टर साहब, फाइंडिंग के बारे में बताइएगा। जो पोस्टमार्टम उनका हुआ उसकी फाइंडिंग क्या थी, कुछ हमारे देखने वालों को बताइए। काकड़ साहब की जो ऑटोप्सी हुई है उसमें पहले तो हमें उनके सर पे बैंडेज वगैरह लगी हुई थी, हमने बैंडेज हटाई है। एज़ इट इज़ हमें उनके जिस्म पर कहीं भी मार्क्स ऑफ वायलेंस नहीं मिले। जो सर की चोट की बात हुई थी उस जगह पर सर्जरी हुई थी, तो वहाँ पे तो मार्क्स ऑफ वायलेंस बचे ही कोई नहीं थे। उनकी होल बॉडी सीटी स्कैन्स भी हुए हैं और कंप्लीट ऑटोप्सी यानी कंप्लीट पोस्टमार्टम प्रोटोकॉल भी फॉलो किया गया है। अच्छा, क्या उनके जिस्म पर तशद्दुद के कोई निशानात थे, माजी करीब के कोई निशानात या कोई ऐसे निशानात जिससे लगता हो कि उन पर तशद्दुद हुआ या उस कोमा में जाने की वजह? हम ऑटोप्सी पे कुछ बात नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उस जगह पर सर्जरी हो चुकी थी और सर्जरी की वजह से वहाँ के सारे जो फाइंडिंग्स हो सकते थे वो ख़त्म हो चुके थे। ठीक है। अच्छा, अब डॉक्टर साहब आगे अब क्या होगा? एडवांस पोस्टमार्टम होगा, तफसीली रिपोर्ट आएगी, अब फाइंडिंग जो है वो कुछ भी हो सकती हैं, वो तो सामने पता चलेगा, लेकिन आपसे सुनना चाहेंगे कि व्हाट्स नेक्स्ट, अभी आगे क्या होना है? ओके, लेट मी क्लैरिफाई वन थिंग। जो जिसको आप एडवांस पोस्टमार्टम कह रहे हैं, हम उसको कंप्लीट पोस्टमार्टम कहते हैं। काकड़ साहब का कंप्लीट पोस्टमार्टम किया गया है, सैंपल्स लिए गए हैं, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, इंटरनल एग्जामिनेशन, हमने कंप्लीट उसका प्रोटोकॉल जो हमारा होता है वो हमने फॉलो किया है और हमारी जो ऑटोप्सी की फाइंडिंग्स हैं वो हमने पूरी अपने पीएम रिपोर्ट में लिख दी हैं। सैंपल्स को केमिकल एनालिसिस के लिए, हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेजा गया है, उनके बॉडी के फ्लूइड्स को भी भेजा है हमने। और उसके बाद अब ये सब जब रिपोर्ट्स आ जाएंगी तो जो इनका हॉस्पिटल रिकॉर्ड है वो हमें मिल गया है। हॉस्पिटल रिकॉर्ड चाहे क्वेटा
क्वेटा का हो चाहे कराची का हो, वो हमें मिल गया है। ये सब चीज़ों को एक साथ कंपाइल करके एक एग्जॉस्टिव फाइनल रिपोर्ट बनेगी, जिसमें इंशाल्लाह ताला हम लोग कॉज ऑफ डेथ तक पहुंच जाएंगे। चलें डॉक्टर साहबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। उस्मान काकड़ साहब जो थे वो बड़े सियासी रहनुमा थे, इंसानी हुकूक के अलंबरदार भी थे, और जमहूरी इक़दार और जमहूरियत के लिए उनकी जितनी भी खिदमात थी, उनकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। उनकी मग़फ़िरत के लिए हम सब दुआगो हैं। आज के प्रोग्राम पर आपके फ़ीडबैक के मुंतज़र रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाज़ेब। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।